वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। ये लेक्चर नंबर 2 है, बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पर एकदम बेसिक बातें हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम जो वाक्य होते हैं उसके क्या दो मुख्य हिस्से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें जो लिखा है सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी एक जो वाक्य होता है उसमें दो हिस्से होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब इन शब्दों से खौफ खाने की जरूरत नहीं है किसी को। ये थोड़ा सा चूंकि हम ट्रांसलेशन के माध्यम से सीख रहे हैं तो हमें ये पहचानना आना चाहिए कि इस सेंटेंस के अंदर हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां से कहां तक है और अंग्रेजी के सेंटेंस में भी सब्जेक्ट कहां से कहां तक आएगा। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा जानना तो हमें आवश्यक है। यहां देखिए सेंटेंस के दो हिस्से बताए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का किसी भी सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे तो एक ऐसा शब्द जरूर होता है जिसे हम क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। ये वर्ब किसी भी प्रकार का हो सकता है, इज, एम, आर ये वर्ब है, वॉज, वर ये वर्ब है, डू, डिड, डन ये वर्ब है, हैव, हैज, हैड ये वर्ब है। इस वर्ब को ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है सेंटेंस के अंदर। और वर्ब एक फलक्रम है। वर्ब के एक तरफ समझ लीजिए सब्जेक्ट है, वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस के अंदर जब हम कहते हैं सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट यानी वर्ब का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब कहेंगे तो वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी वाक्य में हम जिस व्यक्ति के या वस्तु के या स्थान के या घटना के, अवस्था के, भावना के, क्रिया के या अनुभव के बारे में बात कर रहे हो, चाहे हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो, किसी वस्तु की बात कर रहे हो, किसी घटना की बात कर रहे हो, किसी अवस्था की या किसी हालात की बात कर रहे हो, किसी भावना की बात कर रहे हो, किसी क्रिया की नाम की बात कर रहे हो, जैसे चलना, खेलना, कूदना, ये जो क्रियाएं हैं, या कोई अनुभूति की बात कर रहे हो, मोटे तौर पर क्रिया करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। या जिसके पास कुछ है या जिसको कुछ है, ऐसी बातें करते हैं जब हम, जैसे उसे बुखार है, ही हैज ए फीवर, या उसके पास कार है, ही हैज ए कार, या हमारे पास बंगला होगा, वी विल हैव अ बेंगलो। ये जिसके सिर्फ अस्तित्व की बात कर रहे हैं, जैसे कि गॉड एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट का जो मीनिंग है, अस्तित्व में है। या कोई भी व्यक्ति था या है, तो अस्तित्व के जिसके बात कर रहे हो हम। या सामान्य जो सेंटेंसेस है जिसमें कोई प्रश्न नहीं पूछाया, कोई और दूसरी कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है, तो उसमें सबसे पहले आने वाला जो भाग होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। मोटे तौर पर हम जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। हमें अगर थोड़ी सी शंका हो तो हमने पूछना चाहिए क्या या कौन। ये दो सवालों का जो जवाब होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे क्या गिरा, फल गिरा, तो फल ये सब्जेक्ट है। क्या हुआ, एक विवाह हुआ, तो विवाह सब्जेक्ट है। क्या है, यहां पर क्या है, यहां परीक्षा है, तो परीक्षा सब्जेक्ट हो गया। या कौन, कौन आया, भाई राम आया, तो राम सब्जेक्ट है।
कौन जाएगा? गणेश जाएगा, तो गणेश सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, अवस्था, व्यवस्था। अंग्रेजी में ये सब्जेक्ट वर्ब के इमीडिएट पहले आता है, यानी वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कोई तीसरी वस्तु होती ही नहीं है। यह समझ लीजिए कि जहां वर्ब शुरू हुआ उसके पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो बात हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जा रही है, वो प्रेडिकेट। जैसे यहां पर मैं बीमार हूं, तो कौन बीमार है? मैं। कौन का जवाब है? मैं। तो आई एम सिक, आई इज सब्जेक्ट। और देखिए, आप आई के तुरंत बाद एक वर्ब एम आया है, एम यानी हूं। राम घर पे होगा, अभी होने की बात हो रही है। अभी शायद आप बात कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अभी राम घर पे होगा, तो इसमें कहेंगे राम वुड बी एट होम। अब देखो, वुड बी ये पूरा वर्ब है, दो शब्दों से बना हुआ। इसके पहले आया है राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। नई किताबें महंगी थी। अब सब्जेक्ट कोई एक ही शब्द का बने ये जरूरी नहीं है, एक 5-7 शब्दों का भी सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है। हम यहां पर किताबों की बात नहीं कर रहे हैं, हम नई की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम नई किताबों की बात कर रहे हैं। न्यू बुक्स वर एक्सपेंसिव, नई किताबें महंगी थी। दिल्ली दूर है, दिल्ली इज फार ऑफ। जज का फैसला गलत था। क्या गलत था? जज गलत नहीं था, फैसला भी गलत नहीं था, जज का फैसला गलत था। तो जज का फैसला, डिसीजन ऑफ जज वॉज इनकरेक्ट, या रॉन्ग भी कह सकते हैं आप। बुढ़ापा कष्टदायी होता है। अब बुढ़ापा ये एक अवस्था का नाम है, एक हालात का नाम है। ओल्ड एज इज बॉदरसम या ट्रबलसम, जो भी आप कह लो। इतना घमंड ठीक नहीं, घमंड की बात नहीं हो रही और इतना की भी बात नहीं हो रही, इतना घमंड की बात हो रही है। ये पूरा सब्जेक्ट है, ध्यान में रखिए। दिस मच एरोगेंस इज नॉट गुड, ये पूरा सब्जेक्ट है। जो लाल में दिखाया है सारा सब्जेक्ट है। रिमेनिंग इज प्रेडिकेट। चलना लाभप्रद है। अब चलना ये क्रिया का नाम है, किसी भी चीज का नाम क्रिया का नाम है। तो वॉकिंग इज बेनिफिशियल, या जब भी कह लो आप, गुड फॉर हेल्थ कह लो। राम स्कूल नहीं जाता है। कोई कुछ करता है, नहीं करता है, जो भी कुछ करता है या नहीं करता है, दैट इज योर सब्जेक्ट। तो राम स्कूल नहीं जाता है, राम डजंट गो टू स्कूल, तो राम यहां पर सब्जेक्ट हो गया। उसका बेटा अधिकारी है। कौन अधिकारी है? उसका बेटा, तो उसका बेटा पूरा सब्जेक्ट हो गया। हिज सन इज एन ऑफिसर, वह ठीक हो गया। ही बिकेम ऑल राइट, या ही बिकेम वेल, या ही गॉट वेल, कुछ भी कह सकते हो आप। वह ठीक हो गया। अब देखो, बिकेम के पहले जो ही आया है, दैट एंटायर पोर्शन इज सब्जेक्ट। हमने आपसे कहा था कि हम ट्रांसलेशन के माध्यम से ही सीखेंगे। ये मैंने यहां पर सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कही। सब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और प्रेडिकेट वो हिस्सा है सेंटेंस का बचा हुआ जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है। इस स्लाइड में हम ट्रांसलेशन का एकदम जो क्रक्स है, जो मूल अप्रोच है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर इतना भी आप समझ लेते हैं तो आप उसकी जड़ में पहुंच जाएंगे जहां पर हमें ट्रांसलेशन को लेकर के दिक्कत होती है, और आप उस मुसीबत को ओवरकम भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले बताया, सेंटेंस के अंदर जो पहला भाग आता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ भाग होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए, हिंदी में यह ऑर्डर ऐसा होता है, हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेडिकेट आता है। प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के बारे में हम जो बात कर रहे हैं।
और हिंदी में सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट के अंदर कुछ शब्द आते हैं या वाक्यांश आते हैं। वाक्यांश यानी 2-3 शब्दों का समूह जिसे हम एक सांस में बोलते हैं, जैसे बाजार में या घर के अंदर या सुबह से। ये जो 2-3 शब्दों को है उसको हम तोड़ तोड़ के नहीं बोलते हैं, उन्हें कहते हैं वाक्यांश। इसमें हर शब्द का एक दूसरे शब्द से एक रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, और आखिरी में वर्ब आता है। ध्यान में रखिए, यहीं पे सारी मुसीबत की जड़ है। पहले सब्जेक्ट, फिर कुछ शब्द समझ लीजिए, और फिर आखिर में वर्ब। अंग्रेजी में मामला थोड़ा सा उल्टा है। यहां पहले सब्जेक्ट तो आता है, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है। चाहे जितना भी बड़ा वर्ब हो, सिंगल वर्ड का वर्ब हो, मान लो कम, गो, 2 वर्ड्स का वर्ब हो, इज कमिंग, या 3 शब्दों का है, हैव बीन, कमिंग, कुछ भी हो सकता है। वो वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगा, और उसके बाद में ये वाक्य का बचा हुआ हिस्सा, जो प्रेडिकेट का बचा हुआ हिस्सा है, वो शब्द या वाक्यांश के रूप में आएगा, जिसे हम फ्रेज कहते हैं अंग्रेजी में। वाक्यांश यानी फ्रेज। इन द मार्केट, ये एक फ्रेज हो गई। ऑन द टेबल, ये एक फ्रेज हो गई। फ्रॉम नागपुर, ये एक फ्रेज हो गई, यानी नागपुर से। तो ये सारा जो हिस्सा है ये बाद में आता है, और वर्ब पहले आता है। अंग्रेजी में वर्ब, बस इतना ध्यान में रखना है, और सब्जेक्ट दोनों में प्रथम आता है। अब हिंदी के अंदर सब्जेक्ट के बाद तुरंत एडवर्ब आता है। ये एडवर्ब क्या है हम अभी संक्षेप में देखेंगे। उसके बाद में या तो कोई एडजेक्टिव आता है, या कोई नाउन आता है, या 2-3 नाउन आते हैं, जैसे भी। हम लोग आगे की जो स्लाइड्स है या आगे का जो लेसन है उसमें इस चीज को तफसील में देखेंगे। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। या तो कोई एडजेक्टिव आता है या कोई नाउन आता है, और आखिरी में जैसे मैंने बताया वर्ब आता है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले आ गया, उसके तुरंत बाद जैसा बताया वर्ब आ गया, उसके बाद ये नाउन और एडजेक्टिव, यानी तीसरी पोजीशन पे नाउन और एडजेक्टिव दोनों में कॉमन है उनकी प्लेस, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। और अंग्रेजी में आखिर में एडवर्ब आता है। तो तुरंत बाद सब्जेक्ट के एडवर्ब आता है हिंदी में, तुरंत बाद वर्ब आता है अंग्रेजी में, आखिरी में वर्ब आता है हिंदी में, जबकि आखिरी में एडवर्ब आता है अंग्रेजी में। बस यही सारा खेल है अंग्रेजी और हिंदी का। अब हमें सिर्फ यह देखना है कि भाई नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, और वर्ब क्या होता है। तो ये 4 चीजें अगर हमको मालूम है तो हमने आधी अंग्रेजी समझ ली है, सीख ली है, इतना समझिए। और बहुत से बच्चे इसी शब्द से घबराते हैं कि एडवर्ब, सर ने तो फिर एडजेक्टिव लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया, तो ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात होगी। ये बिल्कुल मुसीबत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है, ये पहला हिस्सा जो कि अंग्रेजी में वर्ब के और हिंदी में एडवर्ब के पहले आ रहा है, इसका एक निहायत जरूरी अंग होता है नाउन। इसके अंदर नाउन ने होना ही होना है, वो चाहे जिस शक्ल का नाउन हो, सामान्य नाउन हो या प्रोनाउन हो या वर्बल नाउन हो। जैसे कि प्रोनाउन है आई, वी, या वर्बल नाउन है कमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, या वर्बल नाउन दूसरे होते हैं टू इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं, जैसे टू प्ले, टू सिंग, टू डांस, जिसमें क्रियाओं का नाम है, या प्रोनाउन है, या फिर साधारण नाम हो किसी भी चीज का। और ये सब्जेक्ट की विशेषता यह है कि ये नाउन इसके अंदर शामिल होता है, और सब्जेक्ट वाक्य में सबसे पहले आता है। बस इसका ध्यान रखना है दोनों में, हिंदी और अंग्रेजी में। अब नाउन क्या है? नाउन ये कहीं पे भी आ सकता है, सब्जेक्ट के अंदर तो आता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन उसके अलावा भी। और नाउन जो है ये किसी भी चीज का नाम है, किसी वस्तु का, स्थान का, व्यक्ति का, घटना का, अवस्था का, किसी एहसास का, या किसी भी हालात का। चाहे जिस चीज को आप इमेजिन कर लो दुनिया में जिसे हम कुछ नाम से पुकार रहे हैं, चाहे किसी क्रिया का नाम, वो सारे नाउन है, ये समझ लीजिए।
एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो शब्द है या दो तीन शब्दों का समूह, फ्रेज है, जो किसी नाउन का वर्णन करते हैं या उस नाउन को चिन्हित करते हैं या उस नाउन के बारे में आपको इशारा करते हैं कि भाई कौन सा नाउन, और नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है, कौन सा नाउन है, किसका है, ये नाउन किसका है, कितना है, किस काम का है, काहे का बना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि बैड पर्सन, तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, कैसा पर्सन है वो, बैड, तो बैड एडजेक्टिव हो गया। कौन सा, दिस मैन, तो दिस एडजेक्टिव हो गया। कैसे, कौन से बच्चे, सच बॉयज, तो सच एडजेक्टिव हो गया। किसका, माय बुक, तो माय एडजेक्टिव हो गया, किसका बुक है। देयर सन, उनका लड़का, तो किसका लड़का, उनका लड़का, तो उनका, यह एडजेक्टिव हो गया। कितना, अगर मैंने कहा 5 रुपीज, तो कितने रुपीज, 5, तो 5 एडजेक्टिव हो गया। किस काम का, मान लो मैंने कहा कि वॉशिंग सोप, तो किस काम की सोप है वो, साबुन जो है धोने की है, तो बेदिंग सोप नहीं है, नहाने की नहीं है, तो किस काम की है वो, किस हालात में है वो चीज, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। काहे का बना है, अगर मैं कहता हूं गोल्डन टेबल, तो या गोल्डन रिंग, तो रिंग काहे की है, गोल्डन, तो गोल्डन वुडन, ये सारे। जैसे मैंने कहा रॉटन, कैसा है, रॉटन है भाई, सड़ा हुआ है। कैसा है, जलता हुआ है, बर्निंग। मान लो बर्निंग ट्रेन मैं कह रहा हूं, तो जलती हुई ट्रेन, तो बर्निंग प्रॉब्लम या बर्निंग ट्रेन, कैसी ज्वलंत प्रॉब्लम है, ज्वलंत समस्या है, जलती हुई ट्रेन है। तो दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स जो नाउन की पहचान कराते हैं। जब हमें बताना होता है कि कौन सा नाउन, अगर हमने कहा किसी उस लड़के को बुलाओ, तो किस लड़के को, उस लड़के को, वो लंबे वाले, तो लंबे वाला या लंबा, ये एक एडजेक्टिव हो गया। अगर हम कह रहे हैं कि मेरे लड़के को बुलाइए, तो मेरा जो शब्द है ये वो एडजेक्टिव हो गया। या हमने कहा टोपी पहने हुए लड़के को बुलाइए, तो टोपी पहने हुए, उसको अंग्रेजी में कहेंगे द बॉय वेयरिंग अ कैप, जो कैप जिसने वेयर कर रखी है, पहनी हुई है। या द मैन इन ब्लू, नीले शर्ट वाला या नीले कपड़े वाला जो व्यक्ति है वो, तो इन ब्लू, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गई है। उसके बाद में वर्ब, वर्ब वो शब्द है या दो तीन शब्दों का समूह है। वर्ब दो तीन शब्दों से भी बन सकता है, जैसे हैव बीन कमिंग, विल हैव बीन डिसाइडेड, तो विल हैव बीन डिसाइडेड, ये पूरा के पूरा वर्ब है, समझ लीजिए। विल भी एक वर्ब है, डिसाइडेड भी एक वर्ब है, हैव भी एक वर्ब है, बीन भी एक वर्ब है, और ये सारा मिला के भी एक वर्ब है। तो वर्ब क्या दिखाता है? पहली बात तो किसी हरकत को दिखाता है, किसी कार्य को दिखाता है, किसी कर्म को बताता है, किसी क्रिया को बताता है। प्ले, सिंग, डांस, राइट, स्लीप, कुछ भी अस्तित्व को दिखाता है। अगर हम कहें इज, एम, आर, मैं था, वह होगा, तो वॉज, वर, ये सारे अस्तित्व दिखाने वाले, बिकम, हैपन, ये सारे अस्तित्व या ट्रांजिशन बताने वाले, स्वामित्व दिखाने वाले, मिल्कियत दिखाने वाले, किसी को कुछ है या किसी के पास कुछ है। आई हैव अ पेन, तो हैव मेरा पेन के मामले में स्वामित्व दिखा रहा है कि मैं पेन का स्वामी हूं, मेरे पास में एक पेन है। आई हैव अ पेन, शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। तो हैव, हैज, हैड, विल हैव, ये सारे वर्ब है। बहुत आसान है इन चीजों को समझना। एड वर्ब क्या है? एड से पता पड़ रहा है कि ये वर्ब के साथ कुछ एडिशन वाली बात कर रहा है। तो एड वर्ब से तात्पर्य है जो वर्ब का वर्णन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वर्ब के बारे में, वर्ब की तासीर बता रहे हैं, वर्ब करने का तरीका बता रहे हैं, वर्ब कैसे हो रहा है। अगर किसी ने कहा ही रैन, तो ही रैन सेंटेंस खत्म हो गया, वो दौड़ा। लेकिन ही रैन फास्ट अगर बोला तो तरीका बता रहा है कि फास्ट शब्द ही बता रहा है कि हाउ डिड ही रन, वो कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा। तो फास्ट क्या है? फास्ट उस आदमी की विशेषता नहीं बता रहे, वो आदमी फास्ट नहीं है, उसका दौड़ने का जो काम था, उसकी दौड़ने की जो क्रिया थी, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी वाज फास्ट। तो दौड़ने का जो काम किया है वो फास्ट था, मतलब वर्ब फास्ट
फास्ट शब्द जो है वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है कि वर्ब कैसा हुआ। तो काम का तरीका, शी स्पोक एलोक्वेंटली, वो बहुत अच्छे से बोली, सुंदरता से बोली, एलोक्वेंटली, साफ साफ बोली। तो तरीका, एलोक्वेंटली, कारण, किसी काम को करने का कारण अगर बता रहा है सेंटेंस में, जैसे शी केम टू बाय वेजिटेबल, वो आई, शी केम, क्यों आई भाई, टू बाय वेजिटेबल। तो टू बाय वेजिटेबल ये पूरा के पूरा एडवर्ब है, उसे चूंकि 2-3 शब्दों से बना है तो हम उसे एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। जगह, हियर देयर, जैसे आई सॉ हिम देयर, मैंने उसे वहां देखा, तो कहां देखा, वहां। तो ये जगह बताने वाला वहां शब्द जो है ये यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है। देखिए कोई चीज एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, ये इस बात पर भी निर्भर है कि उसकी भूमिका उस सेंटेंस में क्या है, वो क्या पात्र अदा कर रहा है उस सेंटेंस के अंदर। हो सकता है एक ही शब्द, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पेंट, तो पेंट शब्द, पेंट का अर्थ होता है रंग, तो एक नाउन हो गया। और अगर मैं कहूं पेंट दिस वॉल, इस वॉल को, तो वहां रंगो, इसका मतलब रंग करो, उसको पेंट करो। तो पेंट का अर्थ रंग करो भी हो सकता है। वाटर द गार्डन में वाटर एक वर्ब है, क्योंकि वाटर का मतलब यहां है पानी दो। वाटर द गार्डन, यहां पानी है, देयर इज वाटर इन द गार्डन, तो गार्डन में पानी है, वहां पर वो एक नाउन हो गया, वाटर बता रहा है, एक चीज का नाम बता रहा है। समय बताता है, जगह बताता है, वर्ब की समय बताता है। आई सॉ हिम इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग ये पूरा के पूरा एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है। अब इसके अंदर इन प्रेपोजिशन है, द भी, द एडजेक्टिव है, मॉर्निंग एडवर्ब है, लेकिन इन द मॉर्निंग ये पूरी की पूरी समय बताने वाला एक एडवर्बियल फ्रेज है। और क्रिया कब से हो रही है और कितनी हो रही है। वी प्लेड होल डे, मतलब हमने दिन भर खेला, तो दिन भर कितना खेला भाई, दिन भर खेला। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग इट्स एन एडवर्ब बिकॉज इट सेज, इट टेल्स अस सिंस हाउ लॉन्ग दे हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहे हैं, यानी प्रमाण दिखा रहे, तादाद दिखा रहे हैं क्रिया की। बस ये इतना सा अगर आप समझ लेते हैं तो आधी अंग्रेजी आप समझ गए हैं, ऐसा समझिए। अब देखिए हम कुछ सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे, इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। मैं जस्ट अभी आपको एक छोटा सा इसका नजारा दे रहा हूं। देखिए, उसके पास कल एक कार होगी। अब इसमें देखिए, ये जो उसके है, इसके अंदर एक नाउन है, उसके में वह एक नाउन है। पास होगी ये वर्ब है, किसी के पास होना ये एक वर्ब है। कल ये एक एडवर्ब बता रहा है, कब होगी, कल होगी। क्या होगी, ये नाउन देखिए, एक कार होगी, एक कार, उसके पास एक कार होगी, एक जैसा ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ही विल हैव अ कार, देखिए अब अंग्रेजी में बहुत क्लियर रास्ते हैं। हम हिंदी में बोलते कल उसके पास एक कार होगी, एक कार कल उसके पास होगी, लेकिन अंग्रेजी में जाने का रास्ता एक ही है, इसीलिए भटकने के मौके कम है। जहां बहुत रास्ते होते हैं जाने के लिए, वहां भटकने की भी संभावना उतनी ही होती है, सुविधा भी उतनी ही होती है। लेकिन अंग्रेजी भाषा इतनी मकबूल है, इतनी लोकप्रिय है और इतनी व्यापक है, इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि अंग्रेजों ने शासन किया। अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है, इस लिहाज से मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मुझे भी कोई चीज कहनी है तो मैं शायद हिंदी में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि हमें शब्दों की जानकारी नहीं है, हमें शब्दों के स्पेलिंग की जानकारी नहीं है, इसलिए दिक्कत है। वरना इसकी जो ग्रामर है ये हमारे भाषा से भी थोड़ी सी आसान ग्रामर है। वही वजह है कि ये भाषा बहुत जल्दी फैली है। उसके पास कल एक कार होगी, ही विल हैव अ कार टुमारो। अब कल का ट्रांसलेशन टुमारो, ये जो एडवर्ब था कल, ये देखिए पहले आ गया है यहां पर और यहां सबसे लास्ट में है। तो अंग्रेजी में बिल्कुल डेफिनेट है कि आखिर में एडवर्ब आएगा अंग्रेजी के अंदर। कब होगी भाई, कल होगी। क्या होगी, कार होगी। तो ये नाउन जो है ये इसके बाद यहां नाउन आ गया। देखिए एडवर्ब के इधर नाउन आया, एडवर्ब के पहले नाउन आ गया। और वर्ब विल हैव, होगी, विल हैव के पास होना,
तो ये जो है ये वर्ब है, इमीडिएटली इट केम आफ्टर द सब्जेक्ट। यहां ही एक सब्जेक्ट है। अब ही प्रोनाउन है, मैंने बताया सब्जेक्ट के अंदर नाउन होता ही है, प्रोनाउन भी एक नाउन ही है, नाउन के बदले आने वाला। तो यहां पे देखिए ही आ गया। जरूरी नहीं है कि इसके साथ और कोई शब्द नहीं आएंगे। अगर यहां कुछ ही के जगह पे होता दैट मैन विल हैव अ कार टुमारो, तो दैट मैन, दो शब्द आ गए ना। अब उसमें से मैन देखिए एक नाउन है, और दैट देखिए वो एक उसका साथ में लगा हुआ एडजेक्टिव है। इसको हम आगे देखेंगे बाद में। ही विल हैव अ कार टुमारो। अब यहां देखिए लड़की अच्छी है, इस सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखिए, लड़की अच्छी है और लड़कियां अच्छी है। अब आप देखिए यहां अच्छी लिखा है, यहां पर भी अच्छी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की का प्लूरल लड़कियां कर दिया है, अनेक वचन। अच्छी चूंकि एडजेक्टिव है, यहां पर भी अच्छी आया है। कैसी है लड़की? अच्छी है, तो ये एक एडजेक्टिव है। और है अस्तित्व दिखाने वाला वर्ब है। गर्ल इज गुड, गर्ल्स आर गुड। चूंकि यहां पे प्लूरल है तो यहां पे वर्ब भी इसके लिए प्लूरल वर्ब लगेगा, गर्ल्स आर। वे आजकल हमारे साथ रहते हैं, वे आजकल हमारे साथ रहते हैं। दे लिव, वे सब्जेक्ट हो गया, वे हमारे साथ रहते हैं ये वर्ब है। तो अंग्रेजी में सीधा पहले रहते हैं को लाना है इधर। रहते हैं का ट्रांसलेशन होता है लिव। विथ अस यानी उनके रहने का तरीका दिखा रहे हैं, कैसे रहते भी हमारे साथ रहते हैं, तो ये एक एडवर्ब हो गया, यानी वर्ब का तरीका। लिव का ही दूसरी बात क्या बताइए, आजकल, कब रहते हैं, समय बताने का, जैसे मैंने बताया आपको समय बताता है काम का, वर्ब का, तो दीज डेज, आजकल, इन दिनों। तो विद अस और दीज डेज बोथ आर एडवर्ब्स, और ये लास्ट में आएंगे अंग्रेजी सेंटेंस में। देखिए अब यहां देखिए लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, बॉयज गुड, लड़के अच्छे हैं। यहीं देखिए हिंदी और अंग्रेजी में दिक्कत हो जाती है। यहां पर एक लड़की थी तो अच्छी थी, अनेक थी तब भी अच्छी ही थी। लड़का एक है तब तो अच्छा है, और लड़के अनेक है तो अच्छे हो गए। अब किसी अंग्रेज को या किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हम हिंदी पढ़ाना शुरू कर दे तो वो यहाँ कंफ्यूज हो सकता है कि भाई लड़कियों के साथ आपने प्लूरल एडजेक्टिव नहीं लगाया, जबकि लड़कों के साथ प्लूरल एडजेक्टिव लगाया। आप बस को तो आई बोलते हो, हवाई जहाज को आया बोलते हो। तो ये जेंडर को लेकर के भी हमारे भाषा में थोड़ी दिक्कत है, इसको समझना चाहिए। अब हमें आदत है चूंकि बोलने की, इसलिए हम उसको उसकी गहराई तक जाते भी नहीं है और हम बोल लेते हैं आसानी से। लेकिन यहां दिक्कत होती है, अंग्रेजी में कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। ये नहीं होगा कि बॉयज गुड, बॉयज आर गुड्स, या गर्ल इज गुड, गर्ल्स आर गुड्स। तो ये ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव का प्लूरल दुर्भाग्य से हमारे यहां कभी कभी होता है, एंड दैट कॉजेज द प्रॉब्लम। तो यहां देखिए बॉयज गुड, लड़का अच्छा है, बॉयज आर गुड, लड़का कहेगा, लड़के कर दिया तो लड़के भी, चूंकि प्लूरल हुआ है तो प्लूरल को तो हमें अंग्रेजी में बनाना ही पड़ेगा। मैंने कल मॉल में उनके मित्र के साथ हमारे सर को देखा, हमारे टीचर को देखा भाई कल मॉल में मैंने, और वो उनके मित्र के साथ थे। अब देखिए वे मैंने कल, मैंने देखा, किसने देखा, मैंने देखा, ये पहला भाग है, और मैं यहां पर सब्जेक्ट हो गया, मैंने देखा। और कल देखा यानी कब देखा, तो एडवर्ब हो गया कल, क्योंकि देखने की क्रिया कब हुई, हमें वर्ब को देखना है, देखने की क्रिया कब हुई। हमें सब्जेक्ट को पहचानने के लिए इसी वर्ब को पूछना है कौन और क्या। देखा, सबसे पहले देखा पे जाइए, देखा, किसने देखा, देखने का काम किसने किया, कौन ने किया, तो कौन, मैंने देखा। कल मॉल में, कहां देखा, मॉल में, कब देखा, कल, तो जगह दिखा दी मॉल में, और कल यानी समय, तो ये एडवर्ब हो गया। और कैसे देखा भाई, किस हालत में देखा, उनके मित्र के साथ थे तो हमारे सर, और किसको देखा, हमारे सर को, हमारे टीचर को। तो ये
नाउन हो गया यहाँ पे सर बीच में आया, और सर को देखा, वो भी एक नाउन ही है। आई सॉ आवर टीचर, मैंने देखा, आई सॉ सबसे पहले सब्जेक्ट आया आई, और सॉ ये वर्ब है। देखा का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में सॉ होता है। किसको देखा भाई? तुरंत आप देखिए कि यहाँ वर्ब के बाद में नाउन या एडजेक्टिव आएगा, तो नाउन आ गया यहाँ पे आवर टीचर, हमारे टीचर को, आवर टीचर, आई सॉ आवर टीचर। अब एडवर्ब, कैसे देखा? उनके दोस्तों के साथ, विथ हिज फ्रेंड्स। कहाँ देखा? इन द मॉल। आखिरी में कब देखा? यस्टरडे। इसका एमपीटी एक फॉर्मूला है, मैनर, प्लेस और टाइम, लास्ट में टाइम। यह एक थैला है। अब हमारे पास एक कोई थैला है तो हम दूसरे को बता रहे कि साहब यह एक थैला है। अब इसमें देखिए क्या है, कौन सी चीज एक थैला है, कौन सी चीज थैला है? यह थैला है। तो यह सब्जेक्ट हो गया, और थैला है, क्या है? ये थैला है, और है जो है ये इसके अंदर है, वर्ब है, और थैले में आम है। अब देखिए हिंदी के अंदर हमारी कैसी प्रॉब्लम हो जाती है, यह एक थैला है और थैले में आम है, यही दिक्कत हो गई। ये होना चाहिए था थैला में आम है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को कैसे बता दोगे कि यहां थैला एकदम से थैले हो जाता है। और यहां मान लो हम लिखा यह एक पॉकेट है और पॉकेट में आम है, पॉकेट में पैसे हैं, तो वहां तो पॉकेटे नहीं हुआ, लेकिन थैला का थैले हो गए। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हमारी भाषा के साथ है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। दिस इज अ बैग, यह का ट्रांसलेशन हो गया दिस। अब ये दिस जो है ये एक यहाँ पर प्रोनाउन है, ये ध्यान में रखना, ये प्रोनाउन है। दिस ये प्रोनाउन भी है, कहीं कहीं एडजेक्टिव भी है। अगर हम कहते हैं कि दिस बैग, तो दिस ये एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन दिस इज जब भी वर्ब के पहले आया है तो ये प्रोनाउन है। तो दिस, यह, दिस है का ट्रांसलेशन इज, वर्ब का ट्रांसलेशन पहले लेंगे। दिस इज क्या है भाई? एक बैग है, ये नाउन है, एक थैला। थैले में आम है। अब जब हम कहते हैं कि किसी जगह पे कोई चीज है तो हमें देयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये एक डमी सब्जेक्ट कहलाता है, ये हम बाद में देखेंगे। तो थैले में आम है। अगर ये पूछा होता है कि आम कहाँ है, तो हम कहते हैं मैंगोज आर इन द बैग। लेकिन थैले में क्या है भाई? हम वी आर इंटरेस्टेड टू नो थैले में क्या, हम जानना चाहते हैं थैले में क्या है। तो थैले में आम है, तो यहाँ देयर का इस्तेमाल कर रहा हूं, देयर आर मैंगोज इन द बैग। अगेन यहाँ पे देखिए, इसको सब्जेक्ट समझ लीजिए, रियल सब्जेक्ट तो मैंगोज है, लेकिन ये एक डमी सब्जेक्ट यहां लगता है। तो देयर आर मैंगोज कहाँ है भाई? होने की क्रिया हो रही है, यहाँ पे वर्ब जो है आर है, होने की क्रिया कहाँ हो रही है? तो दैट इज एडवर्ब, इन द बैग। आम कच्चे है। अब आम की क्वालिटी दिखा रहा है, मतलब बता रहा है कि आम जो है वो कैसे है। तो मैंगोज आर रॉ, रॉ या कच्चे ये एडजेक्टिव हो गया, ये उसकी विशेषता दिखा रहे हैं आम के कि भाई कैसे है, और आम सब्जेक्ट है और आर जो है ये इसका वर्ब हो गया। ये ट्रांसलेशन का तरीका है। हम हर प्रकार के ट्रांसलेशन को तो सीखेंगे और इसको भी थोड़ा सा ब्रेकअप करके सीखेंगे कि कैसे कैसे हम वर्ब की पोजीशन करते हैं, वर्ब किस टाइप के होते हैं, नाउन किस टाइप के होते हैं। इसको थोड़ा सा भाई सीखना तो पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी भी चीजें जल्दी से समझ में आने वाली नहीं होती है। आखिर ये दूसरे मुल्क की भाषा है। तो अगर आपको ये ठीक लगती है तो आप इसको अपने मित्रों तक फॉरवर्ड कीजिए, जिन्हें आपको लगता है कि इसकी जरूरत होगी, या जो आप समझते हो कि इस तरीके से समझ पाएंगे। यहां मैं लेक्चर नंबर 2 को समाप्त कर रहा हूं। लेक्चर नंबर 3 में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए।